तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आज हम लोग यूनिट 2 का ए पोर्शन पढ़ने वाले हैं, बीएड का थर्ड पेपर कंटेम्प्ररी इंडियन एजुकेशन। ठीक ना? तो आपके यूनिट 2 के ए में क्या है मैं एक बार पढ़ देता हूँ। एजुकेशनल सिस्टम एट द प्राइमरी एंड एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन। ठीक ना? तो आज की वीडियो में हम लोग इशू ऑफ एक्सेस एंड रिटेंशन यहाँ तक ही पढ़ेंगे। ठीक ना? और एजुकेशनल सिस्टम्स एट द प्राइमरी एंड एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन की प्राइमरी लेवल का जो एजुकेशन है, एलिमेंट्री लेवल का जो एजुकेशन है, उस स्तर पर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसका क्या डेवलपमेंटल हिस्ट्री है। ठीक ना? ये हम लोग देखेंगे और उनसे जुड़े इश्यूज यानी कि मुद्दे क्या हैं, और जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, वो एक्सेस यानी लोगों तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, और अगर नहीं पहुंचने पा रहा है तो उसमें क्या मुद्दे हैं, यही सब देखेंगे। रिटेंशन, ठीक ना, यानी कि उस पर ध्यान आकर्षित करने का कोशिश करेंगे। और इधर वाला अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक ना? तो इधर वाला भी मैं नहीं जिक्र कर रहा हूँ, आगे देख लेंगे। इसका हिंदी में और देख लीजिए, शिक्षा के प्रारंभिक और प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक प्रणाली क्या है, ये देखेंगे। पहुंच और प्रतिधारण के मुद्दे की, ये शिक्षा हर जगह तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, इसमें क्या समस्याएं आ रही हैं, उन मुद्दों को हम लोग जानेंगे। उन्हें संबंधित करने के लिए हस्तक्षेप, यानी उन मुद्दों को समाधान करने के लिए जो समस्या आ रही है प्राइमरी एजुकेशन में या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन में, उनका सल्यूशन करने के लिए क्या हस्तक्षेप किया गया है गवर्नमेंट के तरफ से। वो सारी, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स आती हैं, योजना आती हैं, समिति का गठन होता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें देखेंगे। ठीक ना? इसी में हम एसएसए सर्व शिक्षा अभियान को अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ये 2 पॉइंट तक हम लोग पढ़ेंगे आज की वीडियो में। ठीक ना? तो देखिए, इसको मैं आपको दूसरे सिस्टम से भी बता सकता था, लेकिन मैं थोड़ा ब्रॉड में बता रहा हूँ इसलिए, ताकि जो टॉपिक है उसका एक इमेज, कॉन्सेप्ट का एक इमेज आपके माइंड में बन जाए। ठीक ना? वरना मैं चाहता तो बहुत जल्दी जल्दी भी इसको पढ़ा देता, लेकिन यदि आप थोड़ा ब्रॉड में पढ़ेंगे तो आप कुछ एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक ना? तो हमारा टॉपिक है शिक्षा के प्राथमिक स्तर और प्रारंभिक स्तर पर शैक्षिक प्रणालियाँ, एजुकेशनल सिस्टम्स एट द प्राइमरी एंड एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन। ठीक ना? तो हम ये देख रहे हैं कि प्राइमरी एंड एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन का क्या एजुकेशन सिस्टम था। तो हम लोग एकदम स्टार्टिंग से देखने वाले हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। एक आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक इमेज बन जाए, इसलिए मैं थोड़ा इतना ब्रॉडली आपको बता रहा हूँ। ठीक ना? वरना मैं चाहता तो 2 से 3 लाइन में इसको कवर कर सकता था। तो देखिए, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो 2 पार्टों में डिवाइड है। ठीक ना? वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो है एजुकेशन ड्यूरिंग, और एक तो है एजुकेशनल ड्यूरिंग। ठीक ना? तो देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, यानी स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, और उसके बाद हम लोग जो दूसरा है वो देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, यानी स्वतंत्रता के बाद शैक्षिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक ना? तो स्वतंत्रता के पूर्व शैक्षिक व्यवस्था में हम लोग देखेंगे एंशियंट एजुकेशन, यानी प्राचीन शिक्षा। वैदिक पीरियड, यानी वेद के हिसाब से कैसे शिक्षा दी जाती थी, जो वेद का काल था उसमें। बुद्धिस्ट पीरियड, यानी कि जब बौद्ध काल था उसमें शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, हम लोग देखेंगे। ठीक ना? और चौथा है मिडिवियल पीरियड, यानी जो मध्यकाल था उसमें कैसा शिक्षा का व्यवस्था था। फिर ब्रिटिश पीरियड को हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजों के शासन में हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या थी। तो ये हो गया था स्वतंत्रता के पूर्व वाले में। और स्वतंत्रता के बाद वाले में हम लोग क्या देखेंगे? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया था 1948 में। तो इसमें क्या था ये हम लोग देखेंगे। इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 आया था, उसको देखेंगे। और फिर हम लोग थोड़ा सा एनईपी 1986 को देख लेंगे। ठीक ना? तो सबसे पहले हम लोग वैदिक पीरियड से शुरुआत करते हैं कि वैदिक पीरियड में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। तो उस समय क्या होता था कि वेदों से संबंधित पढ़ाई कराई जाती थी, मौखिक शिक्षण चलता था। ठीक ना? यानी कि रिटन फॉर्म नहीं था, कंठस्थ कराया जाता था। जो मंत्र होते थे उनका उच्चारण करा करा के रटवाया जाता था। पत्तों और कपड़ों पर लिखा जाता था उस समय, क्योंकि उस समय कापी नहीं होता था। और उस समय सिलेबस, जो हमारा पाठ्यक्रम था, क्या पढ़ाया जाता था
4 वेदों की शिक्षा दी जाती थी, 6 वेदांता, 4 उपवेद, ब्राह्मण, 108 उपनिषद, दर्शन, भागवत गीता, 3 स्मृति, गुरुकुल, परिषद, सम्मेलन, गुरु दक्षिणा, इन सब की पढ़ाई उस समय होती थी वेद काल में, ठीक ना। तो वेद काल में इसी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी। फिर हम लोग देखते हैं बुद्धिस्ट पीरियड। बुद्धिस्ट पीरियड में कैसे शिक्षा थी? तो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है हमारे बौद्ध काल का। आपको पता ही है कि जो बौद्ध शिक्षा थी बहुत ही अच्छा थी, क्योंकि उसमें कोई भेदभाव नहीं था और जातिगत जो धारणाएं थी वो खत्म हो गई थी। शुरू में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया गया था, लेकिन बाद में महिलाओं को भी उसमें प्रवेश दिया गया और उसमें शांति का संदेश फैलाने की कोशिश की गई थी उस शिक्षा के द्वारा। तो इस कारण इसका शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान था। और इस शिक्षा के जो जनक थे गौतम बुद्ध थे, उनका उपदेश ही इसके शिक्षा का आधार था। जो उन्होंने उपदेश दिए थे उनको ग्रंथों के रूप में विकसित कर दिया गया और उसी को पढ़ाया जाता था, ठीक ना। नालंदा विश्वविद्यालय इसका प्रमुख केंद्र था बौद्ध धर्म की शिक्षा का, ठीक ना। और इसमें 4 आर्य सत्यों का ज्ञान कराया जाता था, त्रिपिटक का ज्ञान कराया जाता था, ठीक ना। तो ये सब बुद्ध काल में पढ़ाया जाता था। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं मेडिवल पीरियड, ठीक ना। मध्यकाल में, मध्यकाल आपका 11वीं शताब्दी से शुरू हो जाता है। इसका जो उच्च शिक्षा का जो केंद्र था उस समय नालंदा था, तक्षशिला था, विक्रमशिला था और मदरसों में शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि आपको पता है कि मध्यकाल में मुगल शासन आ गया था भारत में, ठीक ना। और मुस्लिम धर्म पर आधारित शिक्षा दी जाने लगी थी, ठीक ना। फिर इसके बाद ब्रिटिश पीरियड को हम देख सकते हैं, जिसे कि हम अंग्रेजों का शासन कहते हैं। तो ये 18वीं शताब्दी से हमारा शुरू हो गया था। विद्यालय की अवधारणा का उस समय विकास हुआ, क्योंकि अंग्रेज आए, वो पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे। उन्होंने स्कूल का जो कॉन्सेप्ट था उसका डेवलपमेंट किया और उस समय से फिर थोड़ा सा एजुकेशन में परिवर्तन आया और रियल एजुकेशन में थोड़ा प्रोवाइड कराया जाने लगा। जैसे थियोलॉजी पढ़ाया जाने लगा, लॉ पढ़ाया जाने लगा, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाया जाने लगा, मेटाफिजिक्स, इथिक्स, मेडिकल साइंस, ये सब की शिक्षा दी जाने लगी। महिला शिक्षा पर ध्यान दिया जाने लगा, क्योंकि अंग्रेज महिला पुरुष में भेद नहीं करते थे। उनको कर्मचारी रखने थे अपने संस्थान में, अपने एजेंसियों में काम काज के लिए, क्योंकि वो हमारे यहाँ के राजा हो गए थे, ठीक ना। तो काम करवाने के लिए वो पुरुष महिला दोनों को पढ़ने की स्वतंत्रता देते थे, ठीक ना। उच्च शिक्षा का भी उस समय विकास हुआ, स्नातकोत्तर की भी शुरुआत की गई, ठीक ना, अंग्रेजों के ही शासन में। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं स्वतंत्रता के बाद में। तो स्वतंत्रता के बाद में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948, ठीक ना। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको हम राधा कृष्णन समिति आयोग के नाम से भी जानते हैं, इसके जो जनक थे वो राधा कृष्णन थे, ठीक ना। और तो 1948 में क्या बोली गई कि जो नामांकन की समस्या है उस पे हम रणनीतियाँ बनाएँगे, उसको ख़त्म करेंगे उस समस्या को। कोर्स से जुड़ाव होगा, कोर्सों को बढ़िया से पढ़ेंगे, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट और किया जा सकता है उस चीज़ को देखेंगे। शिक्षा और शोध के बीच में संबंध स्थापित किया जाएगा कि पढ़ लिखने, जैसे हम जो छात्र डिग्रियाँ करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, उसके बाद वे शोध कार्य में कैसे अग्रसर हो सकें, ठीक ना। यानी एजुकेशन का जो डेवलपमेंटल फॉर्म है उसको रिसर्च में कन्वर्ट करने की बात कही गई थी। परीक्षा प्रणाली को सुधारने की बात की गई थी। छात्र अनुशासन पे विशेष ध्यान की बात कही गई थी। शिक्षक के आयाम पे ध्यान केंद्रित करने की बात की गई थी कि जो शिक्षक होंगे वो प्रशिक्षित होंगे, ठीक ना। 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा निःशुल्क देने की बात कही गई। साक्षरता दर बढ़ी जब ये आयोग आया, तो उस समय आईआईटी की स्थापना हुई, आईएएस की स्थापना हुई, आईएएम की स्थापना हुई, नीट की स्थापना हुई, आईएसआई की स्थापना हुई, जेयू, बीआईआईएस और आईएसबी एम्स की स्थापना उस समय हुई। यानी कि देश में बड़े-बड़े शैक्षिक संस्थानों की स्थापना उस समय हुई स्वतंत्रता के बाद, ठीक ना। फिर इसके बाद प्राइमरी एजुकेशन हम देखते हैं कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, प्राइमरी एजुकेशन को हम एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं। अब देखते हैं कि आखिर इस एजुकेशन में होता क्या है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं कि प्री स्कूल प्राइमरी एजुकेशन में ही आ जाता है, ठीक ना। एलिमेंट्री एजुकेशन में मतलब, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा को हम कहते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक ना। तो इसमें प्री स्कूल आता है। एजुकेशन इन द फैमिली, जो परिवार में बच्चा शिक्षा प्राप्त करता है वो भी आ जाता है आपका एलिमेंट्री में। इसमें बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है। एलिमेंट्री एजुकेशन, छोटे बच्चों का सामाजिक आर्थिक सामान्य विकास यहीं से शुरू होता है। बच्चा छोटे से ही पढ़ना बोलना, सामाजिक जो नियम होते हैं, घर परिवार, चाचा चाची और आस पड़ोस के माध्यम से सीखने लगता है। स्कूल में वो बच्चों के साथ खेलता है, भाईचारे और भेदभाव से रहित भावना का उसके अंदर विकास होता है। तो यहीं से सब चीज़ की शुरुआत हो जाती है। 14 साल
तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना है। इसके अंतर्गत बोला गया है एलिमेंट्री एजुकेशन बच्चों का बेस होता है, इसलिए इसको निःशुल्क भी किया जाना है और कंपल्सरी भी किया जाना है। इसमें उपस्थिति अनिवार्य चाहिए, बच्चा पूरे दिन आए, अन्य जगह ना जाए, ताकि उसका जो बेसिक शिक्षा है वो स्ट्रांग हो सके, ठीक ना। विद्यालय की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। व्यवस्था से तात्पर्य है कि विद्यालय के जो फैसिलिटीज़ होती हैं, मूलभूत फैसिलिटीज़, वो होनी चाहिए। शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चा जो पढ़ रहा है उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि उसको कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ, बस ऐसा नहीं कि मतलब आ रहा है और खा पी रहा है और चला जा रहा है, इस टाइप का नहीं, ठीक ना। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल पे प्रॉब्लम क्या है, समस्या। तो समस्या क्या थी कि सरकारी नीतियाँ कमज़ोर व अनुचित थी, अच्छे से नीतियाँ नहीं बन पाई थी। धन की भी कमी थी क्योंकि हमारा देश नया-नया आज़ाद हुआ था, ठीक ना। प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी थी, जो शिक्षक थे ऐसे ही रख दिए जा रहे थे शिक्षा मित्र वाले के द्वारा, ठीक ना। वो बीएड वगैरह कुछ नहीं किए थे, टेट सीटेट उस समय नहीं निकाला जाता था, मेरिट बेस पे शिक्षकों की भर्ती होती थी। अनुचित पाठ्यचर्या था। पाठ्यचर्या अनुचित का मतलब ये था कि खाली थ्योरेटिकल था, उसमें को-करिकुलर एक्टिविटीज़ कुछ नहीं थी। बच्चों को कॉन्सेप्चुअल खाली पढ़ाया जा रहा था, बच्चों को प्रैक्टिकली नहीं पढ़ाया जा रहा था, ठीक ना। प्रोजेक्ट मेथड का कहीं भी कोई उपयोग नहीं था, बाल केंद्रित शिक्षा नहीं थी, ये सब, ठीक ना। भाषा समस्या था, एक ही भाषा में पढ़ाया जा रहा था, उसके मदर टंग से रिलेटेड नहीं उसको पढ़ाया जाता था, ठीक ना। पहाड़ी स्थान में विद्यालय ज़ीरो थे, जो दुर्लभ इलाके थे, जो अंचल इलाके थे, वहाँ पे विद्यालय नहीं थे। सामाजिक कुप्रथाएँ उस समय प्रचलित थी, जैसे असमानता था, भेदभाव था, ठीक ना? तो इसके कारण भी शिक्षा में काफ़ी बाधा आ रहा था। जो बालिकाएँ छोटी-छोटी बच्चियाँ होती थी, उनको घरवाले पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, चाहे फिर जो हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे थे, उनको उनके माँ-बाप पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि घर में रहेगा, जंगल के काम-काज सीखेगा, लकड़ी काटना, भैंसों को चराना, गाय को चराना, यही सब, इसी से ज़िंदगी इसकी चलनी है। तो ये सब विचारधाराएँ थी, और जो अपर कास्ट के लोग थे उनका भी उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर शोषण रहता था। तो इस टाइप का आप अपने माइंड से कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, ठीक ना? ये चीज़ें उसमें मतलब देखने को मिलती थी। राजनीतिक कठिनाइयाँ भी थी, जैसे कि अन्य समस्याओं से सरकार परेशान थी। अब शिक्षा ही तो एक प्रॉब्लम नहीं है सरकार के पास। उस समय गरीबी भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा थी, ठीक ना? क्योंकि देश नया-नया आज़ाद हुआ था, हमारे यहाँ खाने के लिए सही से खाद्य सामग्री तक नहीं थी, ठीक ना? और हमारा देश गरीबी से जूझ रहा था, और हमारे यहाँ हॉस्पिटल कम थे, तो अन्य सेक्टर भी थे जिसमें कि हमारा देश बहुत ही कमज़ोर था। तो सरकार के पास और भी समस्याएँ थी जिसके ऊपर उसको ध्यान केंद्रित करना था, जिसके कारण शिक्षा पे पूरा-पूरा उसका फ़ोकस नहीं हो पाता था गवर्नमेंट का, ठीक ना? तो उसमें गरीबी थी। आप देख सकते हैं कश्मीर का भी मुद्दा उस समय ज्वलंत था, क्योंकि कश्मीर को पाकिस्तान अपने में लेना चाहता था। लिंगीय भेदभाव बहुत ज़्यादा था। महिलाओं को उस समय पढ़ाने-लिखाने के लिए कोई आगे नहीं करता था। महिलाओं को व्यापार सेक्टर में कोई नहीं उतारना चाहता था, बस घर में वो उनको बैठाना चाहता था। अब तो देखते हैं आप, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस टाइप का कुछ नारा हम लोग के गवर्नमेंट ने दिया है। तो अब तो महिलाओं पे बहुत सारे कार्यक्रम भी आए हैं। और क्या था कि जो बच्चे उम, बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, ठीक ना? और बीच में पढ़ाई भी छोड़ देते हैं, ये भी एक समस्या थी कि एलिमेंट्री एजुकेशन में क्या होता था कि पहले माँ-बाप पढ़ने के लिए भेज देते थे, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, फिर कहते थे कि नहीं अब मत पढ़ने जाओ, अब तुम काम करो, 2 रुपए 4 रुपए कुछ भी मिल जाएगा। उस समय 2 चो रुपए 4 रुपए का बहुत महत्व था, ठीक ना? फिर रेमेडीज़, यानी कि इसके समाधान क्या हैं, अब हम ये देख लेंगे। हमने प्राइमरी या एलिमेंट्री एजुकेशन के स्तर पर क्या समस्याएँ थी उनको जाना, अब हम समाधान को भी जान लेंगे, ठीक ना? तो समाधान क्या है? समाधान है कि सरकारी नीतियाँ बेहतरीन बनाई जाएँ, नए विद्यालय खोले जाएँ, पाठ्यचर्या को रुचिकर बनाया जाए, भाषा की मात्रा को बढ़ाया जाए, यानी उसको उसके मदर टंग वाले भाषा में भी उसको शिक्षा दी जाए। भौगोलिक मानदंड लागू हो भाषा के क्षेत्र में, यानी कि जो स्थान है लोकल लैंग्वेज में उसको पढ़ाया जाए, ठीक ना? जैसे कि आप सोनभद्र में हैं, या मान लीजिए कि आप कोई ऐसा, जैसे मान लीजिए कि बिहार के आप किसी एरिया में, तो बिहार में भोजपुरी वगैरह चलती है, तो उससे भोजपुरी में पढ़ाया जाता है। इस टाइप का आप समझ सकते हैं, भौगोलिक यानी स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाए। विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति की जाए, शौचालय हो, पेयजल हो, व्यवस्था हो, रूम हो, और खिड़की हो, रोशनदानी हो, और टेबल बेंच हो, ये सारी चीज़ें हों, शिक्षक हों, और की पुस्तकें मिले, ड्रेस मिले, ये सब मूलभूत व्यवस्थाएँ हों। सामाजिक कुप्रथाओं की समाप्ति के लिए उचित कदम सरकार द्वारा उठाया जाए, जैसे जो भ्रूण हत्याएँ होती थी, बच्चियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था, या फिर पैदा होने के बाद उनको स्कूल नहीं भेजा जाता था।
और दहेज प्रथा के कारण बच्चियों को अधिक पढ़ाई नहीं करवाया जाता था। रेप, बलात्कार जैसी घटनाएँ होती थी जिसके कारण माँ-बाप दहल जाते थे, जैसे निर्भया कांड आप देख सकते हैं। तो उन्नाव की घटना को देख सकते हैं। तो इस प्रकार की जो सामाजिक कुप्रथाएँ थी उनकी समाप्ति के लिए गवर्नमेंट की तरफ से उचित कदम उठाया जाए ताकि ये सब जो समस्याएँ हैं वो क्या हो सकें, ख़त्म हो सकें, ठीक ना? फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद हम देख सकते हैं कि इशू ऑफ एक्सेस एंड रिटेंशन, ठीक ना? हम देखते हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन से जुड़े क्या इशू हैं और एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है सभी जगह, और उस पे हम पुनः से ध्यान कैसे आकर्षित कर सकते हैं, ठीक ना? उन समस्याओं पे। तो जो नामांकन की समस्या थी इसमें सबसे बड़ा मुद्दा था कि हमारे यहाँ कम बच्चे एनरोलमेंट हो रहे थे, ठीक ना? सार्वभौमिक पहुँच, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसका यूनिवर्सलाइज़ेशन नहीं हो पा रहा था, वो सभी जगह नहीं मिल पा रहा था, ठीक ना? जैसे कि पहाड़ी इलाके हो गए, दुर्लभ इलाके हो गए, अंचल इलाके हो गए, वहाँ पे स्कूल ही नहीं था। 1 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय नहीं था। ग्रामीण अंचल, दुर्लभ इलाके, पहाड़ी इलाके, यहाँ विद्यालय ही नहीं था जिसके कारण एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं पहुँच पा रहा था, ठीक ना? बालिकाओं की शिक्षा माइनस में थी, वही सामाजिक कुप्रथा के कारण बालिकाओं को नहीं पढ़ाया जा रहा था। तो इन सब का सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक ना, कि अब ये शिक्षा सब तक पहुँचे, एनरोलमेंट इंक्रीज हो, बालिकाओं को शिक्षा मिले, इसके लिए एसएसए को लाया गया, सर्व शिक्षा अभियान, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, ठीक ना? एजुकेशन गारंटी स्कीम लाया गया, कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय खोले गए ग्रामीण और पर्वतीय इलाकों में जहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चे अधिकतर रहते थे, उनको सारी चीज़ उसमें फ्री प्रोवाइड कराई जाएंगी। राइट टू एजुकेशन लाया गया, ठीक ना? आरटीई, ठीक ना? उसके बाद नेशनल प्रोग्राम फॉर गर्ल्स, बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम लाया गया, मिड डे मील स्कीम लाया गया, आरएमएसए लाया गया, सकल भारत अभियान लाया गया, महिला समाख्या योजना लाया गया। इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, मिड डे मील, आरएमएसए, सकल भारत, महिला समाख्या, ठीक ना? तो आप उससे पढ़ लीजिएगा, ठीक ना? तो आज की वीडियो में यही था। आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या-क्या जाना? हम लोगों ने जाना कि जो 1 से 5 या कह लीजिए कि प्री नर्सरी, ठीक ना? प्री नर्सरी से जो 5 तक की शिक्षा है, एलिमेंट्री एजुकेशन है जो आपका 6 से 8 तक का, ठीक ना? 1 से 8 तक की जो टोटल शिक्षा होती है, उसमें उसका क्या स्ट्रक्चर है? तो स्ट्रक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले जाना कि स्वतंत्रता से पूर्व की क्या व्यवस्था थी, ठीक ना? और एक हम लोगों ने जाना स्वतंत्रता के बाद क्या व्यवस्था थी, और स्वतंत्रता के बाद जब हमारी शिक्षा व्यवस्था जो हुई तो उसमें कैसी समस्या देखने को मिल रही है और उन समस्याओं का समाधान क्या है हमने देखा, और उन जो समस्या हैं उसमें ज्वलंत मुद्दे क्या हैं, और ये शिक्षा सब तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, सभी जगह ये शिक्षा पहुंच जाए इसके लिए सरकार की तरफ से क्या स्कीम्स, कौन सी योजना आई हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक ना? उसको डिटेल में, मतलब नाम मैंने इसी वीडियो में बता दिया है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक ना? वहाँ पे मैं जो इम्पोर्टेंट्स पीडीएफ होते हैं उनको मैं अपलोड कर देता हूँ, और आप चैनल पे बने रहिए। मैं ये सब यूनिट से आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दूंगा जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक ना? तो बीएड सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने ही वाला है, तो ये आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, तो चैनल पे बने रहिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।